Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu. Let's get started with our daily current affairs MCQs. चलिए, so आज है 23rd जून एंड 23rd जून का जो भी करंट अफेयर्स है, हमने जो एनालिसिस में पढ़ा है उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे. ठीक है, चलिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. ये जो मिशन है इसको लेकर के पहला स्टेटमेंट दिया है दैट द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव. ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है? डेवलपिंग द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया. सेकेंड है द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंपनीज इन्वेस्टिंग इन द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज द करेक्ट वन. नाउ लेट्स चेक इट आउट. फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे यहाँ पे करेक्ट है कि गवर्नमेंट ने इस तरीके का काम किया है दैट द ISM इज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन विद द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन विच इज नॉट अ फॉर प्रॉफिट कंपनी. ये क्या है? ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज द मीटी, उन्होंने इसको जो है एस्टैब्लिश किया है. द ISM's मैंडेट इज टू कैटलाइज द इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग. इंडिया की इकोसिस्टम इस तरीके से बना दे ताकि मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिजाइनिंग सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली हो सके. ठीक है, नाउ ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बेसिकली इनकरेक्ट है क्योंकि इसका जो एम है डेवलपिंग द सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, नॉट द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो ये सेमीकंडक्टर के आसपास की है उसको डेवलप करने की बात कर रहा है, ऑटोमोबाइल की नहीं. इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंपनीज इन्वेस्टिंग इन सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन द ecosystems. So this is what it is aimed at and here it is a new semiconductor fab, the unfinished agenda. यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर ये जो मिशन है इससे रिलेटेड यहाँ पे जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है दैट ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये डिवीजन है. एंड द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इज नॉट फॉर अ प्रॉफिट कंपनी. ये तो मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बता दिया है. इसको किसके अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया है? मीटी के अंतर्गत है. ये मीटी के अंदर आता है. कंपनीज एक्ट 2013 को ये फॉलो करते हुए इसको जो बनाया गया है. ISM हैज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स. इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स दोनों ही बेसिकली इसको प्रोवाइड किया गया है सेमीकंडक्टर मिशन को बेटर तरीके से रन करने के लिए. इट सर्व्स एज द नोडल एजेंसी फॉर द स्कीम्स अप्रूव्ड अंडर द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम. ये नोडल एजेंसी के तौर पे काम करता है. ये सारा ही जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सारा ही इंपॉर्टेंट है ये सेमीकंडक्टर के पर्सपेक्टिव से. ISM इज एन एडवाइजरी बोर्ड. ठीक है, याद रखिएगा कि नोडल एजेंसी है, ये एक एडवाइजरी बोर्ड है कंप्राइजिंग ग्लोबल एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सेमीकॉन जो ये इंडिया प्रोग्राम है इसको 2021 में लॉन्च किया गया था एंड इसका एम क्या है? इट एम्स टू डेवलप द सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ओवर हियर इन इंडिया. सो इस मतलब इंडिया में जो है सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है उसको डेवलप करने के लिए बेसिकली यहाँ पर इसको एम किया गया है. मतलब इसका एम क्या है? व्हाट इज द एम? सो दिस इज द एम. provides financial support to companies investing in the semiconductors. So एक तरीके से financial support की भी यहाँ पे बात करता है जो भी companies इसमें invest करती हैं display, manufacturing and design ecosystems as well. नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन हिंदू कुश से रिलेटेड है. हिंदू कुश हिमालयन रीजन HKH रीजन से रिलेटेड है. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज द हिंदू कुश हिमालयन रीजन स्पैन्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. इसमें कुछ ज़्यादा ही नेम्स दे दिए, खैर इतने नहीं होने चाहिए थे. HKH रीजन जो है इट इज कंसीडर्ड द थर्ड पोल. साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बाद जो है इसको थर्ड पोल के तौर पे देखा जाता है एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट. इसका जो सिग्निफिकेंस है क्लाइमेट को लेकर के उससे रिलेटेड. थर्ड
पॉइंट बोल रहा है द थर्ड पोल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर ऑफ स्नो एंड आइस। पोलर रीजन्स के अलावा ये जो थर्ड पोल इसको बोला जा रहा है, यहाँ पे ये तीसरा रीजन ऐसा है जहां पर की स्टोरेज है आइस की अच्छी खासा, स्नो की अच्छी खासी जो है यहाँ पे स्टोरेज है। एंड इट इज द सोर्स ऑफ 10 मेजर रिवर्स मेकिंग इट पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू दैट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यू हैव टू सी चेक दैट कौन से इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। अगर आप कॉमन सेंस में लगाएंगे सो दिस कम्स आउट टू बी द करेक्ट वन, आपका आराम से जो है आंसर सही रह जाता। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। सो नथिंग टू बी डिस्कस, नथिंग टू डिस्कस। सो ये बेसिकली ये रीजन है, ठीक है, हिंदू कुश हिमालयन रीजन जो है वो ये पूरा ये रीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं। So it was a news. Himalayan glaciers face dire straits of if global warming not controlled. अगर हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को नहीं कंट्रोल करते हैं तो हिमालयन ग्लेशियर्स का जो है वो पूरे पिघल जाएंगे एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। सो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कल का ये जो न्यूज़ एनालिसिस था कि जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं वो रेन फेड होती हैं, सीजनल रिवर्स होती हैं। तो जब ये ग्लेशियर्स ही नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्दर्न रीजन में जो रिवर्स रहेंगी जो हैं जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र रिवर्स ये सारी, तो ये सारी रिवर्स भी आगे आने वाले टाइम में क्या हो जाएंगी, रेन फेड रिवर्स हो जाएंगी, यानी सीजनल रिवर्स हो जाएंगी। तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो एग्रीकल्चर के पर्पज से हो जाएगा। हम तो ग्राउंड वाटर भी निकाल के सारा जो है वो ख़त्म करे जा रहे हैं, राइट। सो जो ग्लेशियर्स हैं वो बेसिकली अनप्रेसिडेंटेड रेट्स, मतलब एकदम कोई ऐसा रेट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बेसिकली जो है वो पिघल रही है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेल्टिंग की वजह से 80% 80% ऑफ द ग्लेशियर वॉल्यूम बाय 2100 वी कैन लूज दिस मच। 80% जो ग्लेशियर है वो बेसिकली हम मेल्ट हो जाएगा ये क्लाइमेट चेंज की वजह से 2100 तक, 2100 आने तक। दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नॉट बीइंग शार्पली रिड्यूस्ड। सो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कम नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, एवलांचेस आ सकती हैं एंड वाटर अवेलेबिलिटी की जो इशू है वो भी क्रिएट हो सकती है। ये सारे काम जो हैं ये सिर्फ क्या बेसिकली इस के मेल्ट होने की वजह से ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकते हैं। इरिवर्सिबिलिटी, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? जब ये एक बार ग्लेशियर लॉस ये जो है ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे अच्छे खासे स्पीड से, तो उसको रिवर्ट करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, उसको पॉज करना, ठीक है। तो इसी वजह से हमको इस चीज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। द लार्ज ग्लेशियर्स इन द हिमालयस विल कंटिन्यू टू लूज मास फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर स्टेबलाइजेशन। वो स्टेबलाइज हो, हम उसको रोकने की कोशिश करें, तब तक पता चला वो पिघल करके एकदम खत्म ही हो चुकी है एंड उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमको बहुत टाइम लग जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि हम उस चीज़ को पहले रोक लें रैदर देन कि वो जब स्टार्ट हो जाए उसके बाद फिर हम उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट थिंक सो ऑल दीज थिंग्स वुड बी वी वुड बी एबल टू स्टॉप, राइट। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है पेरिस एग्रीमेंट गोल्स का, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस आता है? It is crucial to limit warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस। हम जी इस चीज को जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं इसको कर लें, अदरवाइज जो है इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। और ये हम 2015 से ही बेसिकली ये पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है उसी टाइम से हम इस चीज़ को बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कंट्रोल करें, इतनी टेम्परेचर उससे ज़्यादा नहीं हो करके। बट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इरिवर्सिबल चेंजेस आर ऑलरेडी अकरिंग इन दी कायरोस्फीयर, स्नो, परमाफ्रॉस्ट एंड दी आइस। जहाँ पे ये कायरोफ्रॉस्ट क्या होता है, क्रायोस्फीयर क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर कि ये सारे वाइट वाले चीज़ें हैं बेसिकली, क्या स्नो, परमाफ्रॉस्ट एंड आइस, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर एरिया को बेसिकली ये कहा जाता है। तो ये जो स्फीयर है यहाँ पे इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ टूट गई उसको जोड़ेंगे कैसे?
नहीं जुड़ेगी, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है कि टूटने के बाद वो जुड़ेगी ही नहीं, आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, राइट। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यस, अच्छा खासा इम्पैक्ट है। अगर ग्लोबल वार्मिंग जो है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाती है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो वी विल बी लूजिंग दैट, हम वो सारे के सारे जो है लूज कर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगी। नाउ ऑब्वियसली बात है कि हमको क्लाइमेट चेंज के ऊपर अर्जेंसी से काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सिकल cell disease, that is SCD. The very first one is that the sickle cell anemia is an autosomal dominant disorder. Second is sickle cell anemia is characterized by red blood cells assuming a sickle shape due to the presence of defective hemoglobin, right. Third is sickle cell anemia can be cured through bone marrow और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो हैं वो बेसिकली करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है बी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है एंड इट रिक्वायर्स बोथ पेरेंट्स टू कैरी and pass on the mutated gene for a child to have the disease. So this is the one, right. So जो दोनों ही जो पेरेंट्स हैं उनको ये कैरी होना चाहिए, मतलब उनमें ये होना चाहिए and they are supposed to pass on this thing to that of their child. Second and third statements तो correct है, so we don't need to worry about this thing. इसके बारे में उतना जो है हमको परेशान और जानना सुनना की जरूरी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है रिलेटेड टू दी लेक विक्टोरिया। द लेक विक्टोरिया बेसिन इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ केनिया, तंजानिया, युगांडा ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। Second is Lake Victoria is the largest freshwater lake in Africa and the second largest freshwater in the world after the Lake Superior in the North America. Third is that the Kagera River, which drains the mountains of Burundi and Rwanda, is considered the source of the Nile. So बताइए कि इसमें से कौन से statements जो है वो correct है। So यहाँ पर जो तीनों ही statements दिए हुए हैं those are correct, ठीक है। सो लेक विक्टोरिया इज ये लेक विक्टोरिया इज द वन विच इज अ न्यू। सो मोर रोबस्ट मेजर्स नीडेड टू मिनिमाइज डिजास्टर इम्पैक्ट इन द लेक विक्टोरिया बेसिन। ओके, तो ये बेसिकली अफ्रीका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेक विक्टोरिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सबमर्सिबल्स। Very first one is the submersibles are large long-range watercraft designed for a variety of missions and can operate in any environment. Second is submersibles are always manned vehicles and do not operate unmanned. अगर आपने मेरी एनालिसिस देखी होगी तो इसका आंसर आप बहुत आराम से कर सकेंगे। Moreover, unlike submarines, submersibles also have a viewport and external cameras to view the outside space surrounding the vessel. They also have limited power reserves also. तो यू नीड टू टेल दैट विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ पे जो है हमारा थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ वही करेक्ट है, ऊपर के जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सबमर्सिबल छोटे होते हैं, टिपिकली स्मॉल होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मैंड हो, अनमैंड भी इसको बेसिकली रन किया जा सकता है, ठीक है। इसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी एनालिसिस में की हुई है तो आई एम नॉट गोइंग टू cover that. Next question is related to the Beki River. First statement is the Beki River originates in Bhutan. The Beki River flows through Kaziranga National Park. The Beki River is known for its rich biodiversity. So which of these statements are correct? So यहाँ पे जो है B, यानी कि सिर्फ दो statements यहाँ पे correct है। फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे second statement हमारा गलत है। बेकी रिवर जो है भूटान से निकलता है, ये तो सही है, और बेकी रिवर जो है वो रिच है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, वो भी सही है। सेकेंड जो गलत है क्योंकि ये मानस नेशनल पार्क जो है यहाँ से होकर के ये गुजरती है एंड इट कम्स अंडर दैट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी जो टैग है बेसिकली इस जगह को मिली हुई है।
बेकी रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से है, भूटान से है, एंड ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। भूटान में इसका नाम बेकी रिवर नहीं बल्कि कुरिसु रिवर के नाम से जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द वेरी फर्स्ट वन इज द सुपर फूड्स हैव द मोस्ट न्यूट्रिशियस वैल्यू फॉर द फ्यूएस्ट कैलोरीज। सेकेंड इज द ब्लूबेरीज आर सुपर फूड नोन फॉर देयर हाई विटामिन सी कॉन्टेंट। सो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो यहाँ पर जो है थर्ड वन, यानी दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है सुपर फूड से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, it is very easy. So the question is, guidelines on product offerings by online bond platform providers were published by which organization? यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया है, हालांकि ये शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी नहीं देती है, पूरा फुल फॉर्म देती है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो बी है, यानी कि सेबी यहाँ पर जो है इन्वॉल्व रहती है इसमें, दैट इज द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ India. So SEBI issues guidelines on product offerings by online bond platform providers. So we are ending our session over here, right? So जो है बस इतने से questions, थोड़े से बाकी जो चीजें हैं वो हम अगले सेशन में कवर कर लेंगे. No worries about it. So see you in the next class, guys. Bye bye. Take care and have a great time. Bye bye.